Assalamualaikum. This is Mashakil and you are watching my channel The Entry. This is the second video of this chapter, that is chapter number 13. Previously I have uploaded lecture number 4. I will share the link in the description so that you can watch this video first, and then I am going to start my second side, that is related to the Ohm's law. First formula is V equal to IR, that is Ohm's law. You have already studied in metric classes in your 10th grade. Resistance का formula होता है that is rho L upon A. This is a relation between resistance, length and area. ठीक है, आपको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं. डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी. इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द टेम्परेचर, कि भाई रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये हमें ये फॉर्मूला बताएगा. दिस इज फोर फॉर्मूला ऑफ द पावर डिसिपेशन, दैट इज पी इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर एंड ई अपॉन टी. तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एज वेल अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा. नोट देख लेते एक दफ़ा कि लेंथ एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए होता है एरिया. तो एरिया का दो फॉर्मूला हो सकता है, पाई आर स्क्वायर. अगर आपके पास स्फेरिकल कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा. अगर आपके पास कोई बार है जो कि स्फेयर नहीं है तो वो लेंथ इनटू ब्रेथ से निकलेगा. रॉ, इसको हम रॉ बोलते हैं, दैट इज़ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. ठीक है, कोई एक कांस्टेंट होता है, दैट इज़ हर मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है. और हमेशा डेटा के अंदर जो रेजिस्टिविटी गिवन होती है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे गिवन होती है. ये हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके पास रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी गिवन होती है मटेरियल की, वो हमेशा रूम टेम्परेचर आपके पास हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है. कभी कभार बाज़ औक़ात 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हो सकती है. अच्छा, आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जब भी 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस होगा उसको हम आर नॉट कहेंगे. डेल्टा आर होगा चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल्टा टी होगा चेंज इन टेम्परेचर, और अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, ये डिस्कशन थी इस साइड की. हम मूव होते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर. नाउ आई एम गोइंग टू रीड फर्स्ट न्यूमेरिकल्स. आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा. अ सिल्वर वाइट 2 मीटर लॉन्ग इज़ टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम एंड शुड बी सही है 0.5 ओम एंड व्हाट शुड बी इट्स डायमीटर बी. द रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर वाइट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 1.52 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर. वो कह रहा है भाई आपके पास एक सिल्वर वायर है जो उसकी सिल्वर वायर की लंबाई है वो 2 मीटर की लंबाई है. ठीक है, तो मुझे पूछ रहा है कि अगर उसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है तो बताओ कि उस वायर का डायमीटर कितना होगा. और रेजिस्टिविटी भी गिवन है, दैट इज रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस. मैंने आपको पहले बताया था कि रेजिस्टिविटी हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे गिवन होती है या 20 डिग्री सेल्सियस पे गिवन होती है. तो आपके पास जो रेजिस्टिविटी गिवन है वो डेटा पहले हम देख लेते हैं. एक सिल्वर वायर का लेंथ मुझे गिवन है 2 मीटर है. ठीक है, रेजिस्टेंस मुझे गिवन है 0.5 ओम है. मुझे रेजिस्टिविटी गिवन है जो कि कितनी है 1.52 10⁻⁻⁻ ohm into meter. And what we need to calculate, I need to calculate the diameter of the conductor, that is D. ठीक है, फॉर्मूला एक ही है जो इसके में लग सकता है. क्या फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन A. पहले इस फॉर्मूले को हम डिज़ाइन कर लेते हैं. R इज इक्वल टू रॉ L. एरिया क्या होता है, अगर हम इसको गौर करें कि वायर है, वायर का हमारे हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होता है, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो पाई आर स्क्वायर लगेगा, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अगर हम इसको आर को डी बनाते हैं क्योंकि हमें डी निकालना था, तो ये हो जाएगा रॉ एल अपॉन, ये हो जाएगा आर की जगह डी अपॉन 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4. अब वैल्यू पुट कर लेते हैं. रेजिस्टेंस कितने गिवन है, 0.5 गिवन है. ठीक है, रॉ 1.52 10⁻⁻⁸ गिवन है. और लेंथ मेरे पास जो गिवन है, मेरे पास जो लेंथ गिवन है वो 2 है. और आपके पास पाई 3.14 होता है और डी तुम्हें निकालना है अपॉन 4 हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 3.14 को 4 से डिवाइड कर देंगे और 1.52 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 1.452 10⁻⁸ और ये हो जाएगा 2. ये हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 0.7855 डी स्क्वायर. ठीक है, अच्छा इस स्टेप में 0.5 डी स्क्वायर वहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.785 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.52 10⁻⁻⁸ इज इक्वल टू 2. इसको सॉल्व कर लिया मैंने, तो सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 26855 2685 पॉइंट नहीं 26.16 डी स्क्वायर, 0.16 डी स्क्वायर इक्वल टू 2.
तो जगह से डिवाइड हो जाएगा, तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 7.44 10⁻⁻8, इसका रूट ले लेंगे तो मेरे पास जो डी आ जाएगा वो आ जाएगा 2.72 10⁻⁴, 2.72 10⁻⁻4, और डी का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, आपके पास डायमीटर आ जाएगा। लेट्स सपोज, इसका मतलब ये है कि भाई अगर वायर इतनी डायमीटर की होगी तो उसमें इतनी रेजिस्टेंस होगी, और कितना जो है वो लेंथ की होगी तो उतनी रेजिस्टिविटी भी होगी। ठीक है, नाउ मूव टू द न्यूमेरिकल्स। नाउ वी हैव एंथो न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बुक का न्यूमेरिकल है और बहुत ही एग्जाम में ज़्यादा आता है। उसको मैं रीड आउट कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि भाई एक करंट है 5 एम्पेयर का, वो एक बैटरी से इज मेन करंट ऑफ 5 एम्पेयर थ्रू अ बैटरी इज मेंटेन फॉर 3 सेकंड। वो बोल रहा है कि बैटरी से करंट निकल रहा है कितने एम्पेयर का, 5 एम्पेयर का, और वो 3 सेकंड तक 30 सेकंड तक निकल रहा है। ठीक है, एंड इन दिस टाइम 600 जूल ऑफ केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, बैटरी एक्चुअली करता क्या है? बैटरी का अगर हम पर्पस देखेंगे तो बैटरी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो बैटरी क्या करता है? बैटरी अपने अंदर पैदा होने वाले केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है फॉर अप्लायंसेस। ठीक है, तो बैटरी करता है कि भाई वो जितनी उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है उतना ही वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर लेता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो वही कह रहा है कि भाई इस दौरान जो ये अमल हो रहा था तो इसके अंदर जो 600 जूल ऑफ एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। मतलब जो 600 जूल केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। ठीक है, मान लेते हैं बात। व्हाट इज़ द EMF ऑफ द बैटरी? वो बोल रहा है कि भाई बैटरी के EMF कितना है, दैट इज़ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, कि बैटरी की वोल्टेज कितनी थी। और सेकंड चीज़, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज़ अवेलेबल फॉर हीटिंग और अदर यूज़। वो बोल रहा है कि भाई जो हम वो हीट अप हो रहा है, तो हीट अप एक्चुअली क्यों होता है? वो पावर डिसिपेट हो रही होती है, एनर्जी डिसिपेट होती है, तो एनर्जी के निकलने की वजह से पावर भी निकल रहा होता है, तो वो थोड़ी सी गर्माइश फील होती है। तो वो बोल रहा है कि भाई कितना पावर डिसिपेट होगा इस बैटरी के अंदर से। तो मुझे जो चीज़ें गिवन है वो ये गिवन है कि मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, या इसको मैं केमिकल एनर्जी भी कह सकता हूँ, इसको मैं केमिकल एनर्जी भी कह सकता हूँ, मर्जी है ना मेरी, एक ही चीज़ है, दोनों बराबर होते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो एनर्जी जितनी किसी एक फॉर्म में मौजूद होगी तो वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कितने एनर्जी है? 7000 जूल है, 600 जूल है। ठीक है, और करंट गिवन है, करंट जो है वो कितना है? 5 एम्पेयर है। टाइम गिवन है 30 सेकेंड्स। और कुछ गिवन है क्या इसके अलावा? बस ये चीज़ें गिवन है। और जो हमें चीज़ें निकालना है वो 2 चीज़ें निकालनी है। एक तो हमें पहले पार्ट के अंदर हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है जो कि वोल्टेज कहलाता है। अच्छा, जो मैंने फर्स्ट सेट पढ़ाया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज का, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को एक्चुअली वोल्टेज ही बोलते हैं। अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ रहा है जो उस सेट का नहीं है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को वर्ड यूज़ कर रहा है, तो सिनेरियो के अंदर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को वोल्टेज ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा स्पेसिफाई हुआ होता ना। और दूसरी चीज़ें निकालनी है मुझे कि पावर कितना डिसिपेट हुआ है। ठीक है, अच्छा, मुझे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे कितनी गिवन है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी गिवन है मुझे? लेट्स सपोज मुझे गिवन है 600 जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो पावर का और टाइम का प्रोडक्ट होता है। ये हमने पढ़ा था मैट्रिक के अंदर कि जो एनर्जी होती है वो P/T के बराबर होती है। मतलब जो पावर होता है वो एनर्जी पर यूनिट टाइम, जो पावर होता है वो क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो E कितना आ जाएगा? PT। तो हमने इसको यहाँ से लिख दिया PT। P यहाँ पे पावर है। पहले हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर मुझे निकालना है, टाइम 30 है, 30 के वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 30। तो पावर डिसिपेट कितना आ जाएगा मेरे पास, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ यहाँ पे। पावर में आ रही 20 वाट। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। तो सेकंड पार्ट हमने पहले सॉल्व कर लिया, पावर निकाल ली। अब हमें निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ V। तो मैंने फॉर्मूला लिखा था पावर का, P = VI, अगर आपको याद हो। ठीक है, हमने फॉर्मूले शीट में लिखी थी P = VI। P कितना निकाल लिया मैंने, दैट इज़ 20। V तुम्हें निकालना है, I इज़ गिवन, दैट इज़ 5 एम्पेयर। तो V कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाई 5। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल से मैंने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया
कि वो कंसेप्ट क्या होता है, बैटरी क्या करता है, बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर उस बैटरी के अंदर 600 जूल केमिकल एनर्जी है तो ऑब्वियस ही बात है वो 600 जूल ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकेगा, नाइदर लेस नाइदर ग्रेटर नॉर लेस, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को ही जो ओबे कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने न्यूमेरिकल कर लिया। नाउ मूव टू दी अदर न्यूमेरिकल, इसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ वी हैव अदर न्यूमेरिकल, ये भी क्वेश्चन बुक का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये वाला क्वेश्चन जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था केमिकल एनर्जी वाला, इन दोनों में से कोई एक जो है 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई एक क्वेश्चन लग सकता है 2021 के अंदर पेपर में, एग्जाम्स के अंदर। तो इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। ये बुक का क्वेश्चन है, अ 240 वोल्ट क्लोथ ड्रायर ड्रॉज अ करंट ऑफ 15 एम्पेयर, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज्ड इन 45 मिनट। वो कह रहा है भाई कि आपके पास एक क्लोथ ड्रायर है जो कि 2240 वोल्ट का है और उसके लिए जो करंट जा रहा है उसमें वो 15 एम्पेयर का जा रहा है। ठीक है भाई, एक क्लोथ ड्रायर को हम यूज़ कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये कह लो कि हम एक क्लोथ ड्रायर को यूज़ कर रहे हैं और कितने मिनट तक यूज़ कर रहे हैं, 45 मिनट तक यूज़ कर रहे हैं। मतलब मैं क्लोथ ड्रायर को 45 मिनट यूज़ कर रहा हूँ, उसका वोल्टेज 240 वोल्ट है और करंट इसमें कितना जा रहा है, 15 एम्पेयर जा रहा है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज्ड इन 45 मिनट। ऑब्वियस ही बात है, उसमें कोई जब वो चल रहा होगा, वो यूज़ हो रहा होगा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वो कंजम्पशन कर रहा होगा। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई कि अगर मैं इसको 45 मिनट तक रन कर रहा हूँ तो उसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रही है या वो यूज़ कर रहा है वो कितनी यूज़ कर रहा है। ठीक है, इट्स फाइन, निकाल लेंगे। नेक्स्ट पार्ट ये, और मुझसे बोल रहा है कि अगर पर यूनिट कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो 1.45 है, जो कि बहुत ही कम है। ज़ाहिर सी बात है, बुक जो है वो 10-12 साल पहले की लिखी हुई है, तो उस वक्त जो है वो रेट कम ही था, लेकिन अब जो है ज़्यादा चल रहा है। अगर आप बिल उठा के देखोगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो अराउंड 7-8 चल रहा है, आई गेस अब ज़्यादा बढ़ गया है। अब पहले कितना था, 1.45 वोल्ट था। ठीक है, तो ये है कि वो बोल रहा है कि भाई अगर 1.45 पर यूनिट कॉस्ट है किसी भी कंजम्पशन की, तो बताओ कि भाई उसमें कितना कॉस्ट लगा जब वो 45 मिनट तक रन हो रहा है। तो दो चीज़ें निकालनी हैं मुझे, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है और नेक्स्ट चीज़ मुझे निकालनी है कॉस्ट। मुझे एक तो वोल्ट गिवन है 240 वोल्ट्स, मुझे करंट गिवन है दैट इज़ 15 एम्पेयर, मुझे टाइम गिवन है दैट इज़ 45 सेकेंड्स आई गेस, या 45 मिनट है। ओके 45 वी नीड टू कन्वर्ट इनटू सेकंड्स, तो ये आपके पास सेकंड्स में कितना आ जाएगा, 2700 सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है, और मुझे जो है वो कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट गिवन है, ये कितनी है, दैट इज़ 1.45 रुपीज़। निकालना मुझे क्या है, दो चीज़ें निकालनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है एंड कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया था, दैट इज़ प्रेशर पावर इनटू टाइम। और पावर क्या होता है, पावर होता है VI, तो ये फॉर्मूला ही बन जाएगा। और V कितना गिवन है, 240 गिवन है, I कितना गिवन है, 15 एम्पेयर गिवन है, और टाइम दैट इज़ 2700 सेकेंड्स। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी, जो कि कितनी आ रही है, मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो आ रही है 9721234 जूल्स। दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज़ इन जूल। अच्छा एक बात हमेशा देखिएगा, अगर आप कभी आपने बिल देखने की अगर जहमत की हो आप लोगों ने, या कभी इत्तेफाक हुआ हो बिल लिखने का, तो जो एनर्जी का यूनिट उसमें होता है वो किलोवाट आवर होता है, KWH। अगर आप गौर करेंगे तो जो एनर्जी का यूनिट लिखा हुआ होता है वो KWH में गिवन होता है। इसका मतलब है कि जो बिलिंग हो रही होती है, जो एनर्जी की बिलिंग हो रही होती है वो किलोवाट आवर में हो रही होती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इस जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट आवर के अंदर। हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू KWH, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 36 10⁵ से। सो फर्स्ट वी नीड टू ट्रांसफॉर्म जूल इनटू KVH, वी नीड टू कन्वर्ट इन KWH, वी नीड टू कन्वर्ट। तो एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, 9721234 डिवाइडेड बाय 36 10⁵ तो एनर्जी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2.7 किलोवाट आवर आ रही है। ठीक है, आपके पास ये एनर्जी आ गई। अब मुझे एनर्जी का कॉस्टिंग करनी है, तो कॉस्ट क्या होता है, अच्छा ये जो कॉस्ट आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, मतलब ये हो रहा है कि जो हेयर ड्रायर है वो इतना जो है वो यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 1.45 है। ऑब्वियस सी बात है, आप मैथ के स्टूडेंट हो तो ज़ाहिर सी बात है, आप अगर 2.7 को 1.45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट दी टोटल कॉस्ट जो कि हेयर ड्रायर यूज़ कर रहा है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, 2.7 को अगर मैं 1.45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो हेयर ड्रायर ले रहा है इन यूजिंग 45 मिनट्स, 3.915 रुपीज़, जो कि बहुत ही कम है। कम इसलिए आ रही है कि कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कम थी, तो पर यूनिट कॉस्ट की वजह से आपके पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो भी कम आ रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बुक का है, जो कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को भी अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में शामिल कर दें। इसमें क्या करना है, आपके पास एक वाटर हीटर है जिसमें जो है 1 kg ऑफ वाटर जो है वो डिलीवर कर रहा है 1 मिनट के अंदर। मतलब जो आपका वाटर हीटर है, वाटर हीटर क्या करता है, पानी को गर्म करता है, तो वो 1 मिनट में 1 किलो पानी को गर्म कर सकता है। द वाटर इज़ सप्लाइड एट 20 सेल्सियस। जो पानी जो गया था पहले वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया था, डेट इज़ रूम टेम्परेचर पे गया था, और फिर रूम टेम्परेचर के बाद उसने जो पानी गर्म करना स्टार्ट किया, और पानी गर्म करके उसने कितना कर दिया, 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है भाई, इट्स फाइन। वट शुड बी रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इन द वाटर ऑफ लाइन वोल्टेज इज 220 वोल्ट। बोल रहा है कि अगर मैं उस वाटर के हीटर के अंदर 220 वोल्ट वोल्टेज दे रहा हूँ तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले हम फिनोमेना समझ लेते हैं वाटर हीटर का। वाटर हीटर किस तरह वर्क कर रहा होता है, मैं बहुत ही ईजी वे में समझा देता हूँ। ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसे ही होता है, मतलब वो थोड़े बड़े जो है वो उसमें यूज़ कर रहे होते हैं बड़े सिस्टम में। मैं छोटे से समझा रहा हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक, ठीक है, यहाँ पे एक वायर है जो कि इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और वो रेजिस्टेंस कनेक्ट है किसी बैटरी से। वो मुझसे कह रहा है, और अंदर होता एक्चुअली क्या है, जब मैं स्विच ऑन कर दूंगा और वोल्टेज जो है 240 वोल्ट है जो कि गिवन था, इसमें करंट जाएगा। जब वो करंट जाएगा तो मेरे क्या था, रेजिस्टेंस कोई भी चीज़ गुजरती है तो वो में हीट डिसिपेट करती है, हीट डिसिपेट करेगी। जब वो हीट डिसिपेट करेगी तो होगा क्या कि जो रेजिस्टेंस से हीट निकलेगा वही हीट पानी गेन करेगा, अंदर पानी जो मौजूद है वही गेन करेगा। तो ऐसा होता है कि एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे वो हीट निकलेगी वो गेन करती जाएगी, तो पानी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, और एट सम टाइम वो टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मुझसे पूछा है कि बताओ मैं कितना रेजिस्टेंस दूँ उसको कि वो पानी को 20 से 80 कर दे। मतलब जो चीज़ें मुझे गिवन है वो क्या गिवन है, मुझे वोल्टेज गिवन है 240 वोल्ट्स, मुझे इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस था, मुझे करना है उसको कितना, 80 करना है। ठीक है, और क्या गिवन है मुझे इसमें, और मुझे पानी का मास गिवन है, कितना है 1 kg, मुझे 1 kg पानी को गर्म करना है। ठीक है भाई, और टाइम गिवन है दैट इज़ 1 मिनट विच मीन्स 60 सेकेंड। तो एक दफ़ा समझ लेते हैं कि आपके पास एक क्या कहते हैं वाटर हीटर है जो कि 1 kg पानी को गर्म कर रहा है 20 से 80 तक, और उसमें कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए हमें निकालना है। ठीक है भाई, अच्छा हम गौर करें, इसमें एक फिनोमेना हो रहा है दैट इज़ लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। मैं जो पढ़ा चुका हूँ न्यूमेरिकल में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 11 के अंदर। इसमें क्या हो रहा है, हीट लॉस कर रहा है रेजिस्टेंस, और हीट गेन कर रहा है वाटर। तो मैं बोलूँगा कि हीट इसमें निकालना मुझे एक्चुअली, हाँ मुझे रेजिस्टेंस निकाल लेना। इसमें लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज लग रहा है, मतलब हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अच्छा, जो इसमें हीट लॉस हो रही है वो एनर्जी एक्चुअली लॉस हो रही है, एनर्जी डिसिपेट हो है ना। तो एनर्जी क्या होता है, दैट हीट लॉस, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, और हीट गेन क्या होता है एक्चुअली हमने पढ़ा था, फॉर्मूला था CM डेल्टा टी, CM डेल्टा टी। मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, जो फॉर्मूला लगता है हीट का वो ये लगता है। अच्छा, P क्या होता है, P होता है V²/R टी, जो जगह CM डेल्टा टी। पुट दी वैल्यू, V तुम्हें गिवन है दैट इज़ 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस में निकालना है। C जो है वाटर का, ये H2O की बात हो रही है ना, तो जो C होता है H2O का वो 4200 होता है, ये हमेशा रखो, ये हमने पढ़ा भी था शायद पहले, 4200। और मास तुम्हें 1 गिवन है, और टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है 80 - 20। तो जो इसका आंसर आ रहा है R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा 4200 इंटू 60 डिवाइडेड बाय ये वहाँ, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये वहाँ जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4200 इंटू 60। अच्छा, जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11.52 ओम। इसका मतलब है अगर आपके पास 11.52 ओम का रेजिस्टेंस होगा और आप इतना 240 वोल्ट करंट पास वोल्टेज दोगे, तो वो 1 किलो के पानी को लाजमी तौर पे 20 से 80 तक गर्म कर देगा। नाउ गाइज, आई हैव already done 4 numericals in which I have covered all the
डिस्कशंस रिलेटेड टू दिस सेट्स। इन शॉर्ट वही चीज़ मैं कहूँगा कि जो सेट का खुलासा था वो मैंने 4 न्यूमेरिकल में करवा दिया है, ठीक है। और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से ही होंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।